स्टार्ट। हाल में जब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में नहीं आने देंगी, तो उनका संकेत विपक्ष की संयुक्त कार्रवाई से था। इसका मतलब यह भी था कि वह नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा मौका मिले। कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं है कि वह भाजपा की सरकार या मोदी के लिए खतरा पैदा कर सके। अभी की स्थिति में इसकी पूरी संभावना है कि मोदी दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। वह इसके लिए सक्षम मालूम पड़ते हैं। पहले राजस्थान में और फिर उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकसभा के उपचुनावों के जरिए एक के बाद एक राज्य अपने कब्जे में ले रही है और धीरे धीरे किंतु पक्के तौर पर अपना जाल फैला रही है। अभी 2019 के चुनाव में जाने के लिए थोड़ी दूरी तय करनी है। उसके पहले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हैं जो नज़दीक आ गए हैं। कर्नाटक के बाद इस साल के आखिर में होने वाले राज्य विधानसभाओं के चुनावों से ही मोदी की ताकत और कमजोरियों की असली परीक्षा होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर भाजपा पार्टियों को एक साथ लाकर 2019 में भाजपा से टकराने की पहल की है। सोनिया गांधी से सहयोग लेने के बारे में उन्होंने कहा कि वह उनके साथ रोजाना संपर्क में हैं। ममता बनर्जी ने हाल के अपने दिल्ली आगमन के दौरान विपक्षी नेताओं से मिलने के बाद सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। वास्तव में गैर भाजपा दलों के नेता संघीय ढांचे की संभावना को लेकर एक दूसरे के लगातार संपर्क में हैं। अगर आप याद करें तो जनता पार्टी की संरचना भी संघीय थी। वह आगे नहीं चल पाई और इसलिए टूट गई क्योंकि इसके नेता और खासकर मोरारजी देसाई एवं चरण सिंह एकदम सार्वजनिक रूप से लड़ते रहते थे। सोनिया गांधी या यूं कहिए कि ममता बनर्जी के प्रयासों से जो संघीय मोर्चा बने, उसे जनता पार्टी के अनुभवों को ध्यान में रखना होगा। विवाद का विषय यह होगा कि किसे प्रधानमंत्री बनने के लिए पर्याप्त समर्थन मिलेगा। एक बार इस सवाल का हल निकल गया तो बाकी चीजें खुद ही जगह पर आ जाएंगी और संघीय मोर्चा अस्तित्व में आ पाएगा। आज लोगों के सामने यह सवाल है कि अगर विविधता और देश के मूल्य पराजित हो गए तो कौन सी ताकत सत्ता में आएगी। भाजपा के लोग एक या दूसरे रूप में हिंदू समर्थक सरकार बनाने की कोशिश करते रहे हैं। भाजपा का मार्गदर्शक आरएसएस मोदी के सपनों को साकार करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है। इसे लेकर ही नए संघीय गठबंधन को सावधान रहना है। अच्छा होगा कि वे एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएं जिसमें सभी नेताओं के विचारों और आकांक्षाओं को सभी पार्टियां स्वीकृत करें। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर गैर भाजपा नेताओं को ध्यान देना है क्योंकि जनता के हित बाकी सभी चीज़ों से ऊपर होने चाहिए। भारत की सोच का आधार सेकुलरिज्म और लोकतंत्र है। जाति और धर्म पर आधारित पार्टियों की इस संघीय मोर्चे में कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
खतरा यह है कि सत्ता के लिए अलग अलग तत्व इसे अलग अलग दिशाओं की ओर खींचने की कोशिश करेंगे। विभिन्न नेताओं को अपने व्यक्तिगत या पार्टी हितों के आगे देश की एकता को सर्वोपरि रखना चाहिए। वे अगर साथ रहना सीख जाते हैं तो गड़बड़ी के संकेत दूर हो जाएंगे। चूंकि भारत में गठबंधन की राजनीति टाली नहीं जा सकती, इसलिए मोदी और उनके साथियों के विचारों को पराजित करने का सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि साथ रहना और साथ मिलकर शासन करना सीखना चाहिए। भारत विविधता में एकता के गांधी के विचार को पराजित नहीं कर सकती। वास्तव में इसने जो किया उससे गांधी सही साबित होते हैं। सरकार ने 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा दिलाने के लिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 को मंजूरी दी है। इस अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। यह कानून लागू होने के बाद दुष्कर्म के मामलों में 7 वर्ष की न्यूनतम सजा बढ़कर 10 वर्ष एवं 16 साल के से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म की न्यूनतम सजा 20 साल हो जाएगी। इसके अलावा कई और सख्त प्रावधान भी इस कानून में किए गए हैं। इनसे दुष्कर्म के आरोपितों को उचित दंड एवं पीड़िता को न्याय दिलाने में सहूलियत मिल सकेगी। लेकिन कानून को कठोर करने के साथ कुछ और भी करने की जरूरत है। वास्तव में किसी भी बड़े हादसे के बाद सामाजिक एवं राजनीतिक दबाव बढ़ता है। इसी दबाव के कारण सरकार पहले भी प्रचलित कानूनों में बदलाव कर चुकी है। इस बार भी कठुआ, सूरत एवं उन्नाव के मामलों के बाद सरकार ने कानून में बदलाव कर उसे आधिकारिक कठोर बनाने की पहल की। पूर्व प्रचलित कानून में ये बदलाव जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों की कर्तव्य पूर्ति का आभास अधिक दिलाते हैं। पुलिस विभाग इन्हें अमल में लाने का आश्वासन देता है। न्यायिक संस्थाएं इन बदलावों के अक्षर तो जान जाती है, लेकिन उन अक्षरों की आत्मा को समझ नहीं पाती। इसके कारण बदलाव असरहीन साबित होते हैं और हर नया हादसा एक नए बदलाव की राह तकते लगता है। अतीत में अनेक बदलावों के बाद बने ऐसे कानून देखने में तो पर्याप्त कठोर लगते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद दुष्कर्म की घटनाओं में कमी आती नहीं दिखती। ये कानून अपराधियों के मन में पर्याप्त डर पैदा करने में असमर्थ साबित हुए हैं। पर्याप्त एवं सक्षम कानून होने के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने की जरूरत है। स्टॉप।